हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी के एजुकॉट। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जी के एजुकॉट। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो कर से संबंधित होगा, टैक्स से संबंधित होगा। ये टैक्स क्या होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ के साथ वस्तु और सेवा कर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी बोल दिया जाता है, गुड एंड सर्विस टैक्स बोल दिया जाता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जीएसटी क्या है कि करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। और ये कितने प्रकार की होती है और टैक्स की दर क्या क्या है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ के साथ जीएसटी की जो हिस्ट्री है, यानी जीएसटी ये कब से लागू हुआ है और इसके दायरे में कौन कौन सी वस्तु आती है, कौन सी वस्तुएं नहीं आती है, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा ये यूट्यूब चैनल जी के एजुकॉट एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया हुआ है। फिलहाल मैं लुसेंट जी के बुक से भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज को कवर कर रहा हूँ, जो अब तक मैं 17 वीडियो बना चुका हूँ। जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो मेरी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके बाद मैं धीरे धीरे पूरी लुसेंट जी के बुक को कवर करूँगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू कर देते हैं आज का हमारा टॉपिक, कर यानी कि टैक्स। तो कर क्या होता है? कर एक प्रकार का शुल्क है जो सरकार के द्वारा देश के नागरिकों पे, देश की संस्थाओं पर लगाया जाता है, ताकि वे आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके, अपने देश के आर्थिक विकास को पूरा कर सके। और फिर जो ये जमा टैक्स है, जो जमा कर रहा है, इसकी कुल राशि को विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न जो सरकार के जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे सड़क निर्माण के लिए, कृषि सुधार के लिए, नदियों के निर्माण के लिए, इसके अलावा देश के विकास के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, उनके लिए जो भी प्रोजेक्ट भारतीय सरकार के द्वारा लाए जाते हैं, जमा हुए टैक्स की कुल राशि का उपयोग किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है जो कर आधार से संबंधित होता है, तथा जिसके बदले करदाता को आवश्यक रूप से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है, यानी एक कंपलसरी पेमेंट सरकार को करनी पड़ती है, और ये उस व्यक्ति को करनी पड़ती है जो सरकार के द्वारा लगाई गई टैक्स लिमिट में उस व्यक्ति की पेमेंट आती हो। यानी सिंपल तौर पे मैं बता देता हूँ कि आज के टाइम पे यानी 2020 में जो कर का जो आधार है, जो स्टार्टिंग जो होती है वो 2,50,000 रुपये से, यानी 2.5 लाख रुपये से स्टार्ट होती है। तो जो व्यक्ति की सालाना आय यानी कि एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो उसको अनिवार्य रूप से सरकार को कर देना पड़ता है। तो कर आधार से आशय उससे है जिसको आधार बनाकर कर लगाया जाता है, और जैसे आयकर का कर आधार आय है। तो हर वो व्यक्ति और हर वो संस्था जो जो टैक्स स्लैब के दायरे में आती है, उन सरकार को अनिवार्य रूप से भुगतान करनी पड़ती है। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर तथा परोक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को हम डायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं और परोक्ष कर को हम इनडायरेक्ट टैक्स भी बोल देते हैं। अभी फिलहाल अप्रत्यक्ष कर को खत्म कर दिया गया है, अब उसकी जगह जीएसटी को लागू किया गया है। जीएसटी क्या है हम आगे इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स। हम उन करों को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं जिनकी मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न जो कराघात है, करापात जो है उस व्यक्ति पर पड़ता है जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है। तो प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो सीधे तौर पे एक व्यक्ति को इफेक्ट करता है, यानी उसका कराघात और करापात टैक्स देने वाले व्यक्ति पर सीधे तौर पर पड़ता है। दूसरा हमारा है अप्रत्यक्ष कर। जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो व्यक्ति पर सीधे तौर से वसूल न करके इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से वसूल किए जाते हैं। यानी इसका कर का जो बोझ है वो डायरेक्ट व्यक्ति पर नहीं पड़ता। तो प्रत्यक्ष कर की यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जो दो तरह से वसूल किए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा वसूल किए जाते हैं। तो इसमें जो टेबल दी हुई है इसमें केंद्र सरकार के द्वारा कौन से प्रत्यक्ष कर वसूल किए जाते हैं और राज्य सरकार के द्वारा कौन से प्रत्यक्ष कर वसूल किए जाते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रत्यक्ष कर वसूल किए जाते हैं उनमें है व्यक्तिगत आय कर जिसको इनकम टैक्स बोला जाता है, निगम कर जिसको कॉर्पोरेट टैक्स बोल दिया जाता है, उपहार कर, अस्तित्व कर यानी स्टेट ड्यूटी, व्यय कर, एक्सपेंस टैक्स,
संपत्ति कर, असेट टैक्स, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, डिविडेंड टैक्स, ब्याज कर। ब्याज कर क्या होता है? जो हम अपने पैसे का जो इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर करते हैं, जैसे कि एफडी वगैरह, तो उनसे जो इंटरेस्ट व्यक्ति को प्राप्त होता है उन पर भी सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, जिसको इंटरेस्ट टैक्स यानी कि ब्याज कर बोला जाता है। उसके अलावा प्रतिभूति व्यवहार कर यानी कि एसटीटी उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ट्रांसैक्शन टैक्स। ये एक प्रकार से प्रतिभूति के ऊपर लगाया जाता है, सिक्योरिटी के ऊपर लगाया जाता है, और ये ज़्यादातर शेयर मार्केट में यानी कि कैपिटल मार्केट में यूज किया जाता है। कैपिटल मार्केट क्या है मैं अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर। ये जो कर है ये राज्य सरकार के द्वारा वसूल किए जाते हैं। होटल प्राप्तियों पर कर, भू राजस्व यानी भूमि पर जो कर लगाया जाता है, कृषि आय पर कर, कृषि पर जो कर लगाया जाता है, व्यवसाय कर, व्यापार पे जो कर लगता है, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, रोजगारों पर कर और पद कर। ये इस तरह से ही हमारे प्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा वसूल किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा वसूल किए जाते हैं। ये लगभग 17 तरह के टैक्स होते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो अप्रत्यक्ष कर वसूल किए जाते हैं उनमें सीमा शुल्क, जिसको कस्टम ड्यूटी बोल दिया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर और सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, जो 1994-95 से लागू किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा जो वसूल किए गए अप्रत्यक्ष कर है उनकी लिस्ट इस प्रकार है: बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, विज्ञापन पर कर, प्रवेश कर, शिक्षा कर, सट्टेबाजी पर कर, डीजल पेट्रोल पर बिक्री आदि का कर। डीजल पेट्रोल पर बिक्री का कर। नेक्स्ट हमारी एक इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है मूल्य वर्धित कर यानी वैट, जिसकी फुल फॉर्म है वैल्यू एडिड टैक्स। सबसे पहले हरियाणा स्टेट में और सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया गया था। अभी तो वैट वगैरह सब खत्म कर दिए गए हैं, इनकी जगह सिर्फ एक ही कर लगता है जिसका नाम है जीएसटी। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट लाइन अभी नहीं है। नेक्स्ट हमारा जाता है केंद्र को सर्वाधिक निवल यानी राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्क से होती है। सीमा शुल्क जिसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, ये एक प्रकार का ऐसा टैक्स है जो भारत के अंदर आयात और निर्यात पर वसूला जाता है। जो भी हमारी सीमा से कोई भी किसी भी सामान का आयात और निर्यात होता है तो उस पर यह टैक्स लगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो टैक्स जो वसूल किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो राजस्व की प्राप्ति होती है टैक्स के द्वारा, वो किससे होती है? सीमा शुल्कों से। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों को नहीं करना होता। ये एक इम्पोर्टेंट है कि जो सीमा शुल्क है, जो कस्टम ड्यूटी है, उसका बंटवारा राज्यों के साथ केंद्र सरकार नहीं करती। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में किया गया था। तो कर ढांचे में सुधार के लिए एक चलैया समिति का गठन किया गया था, जिसका जो गठन है कब किया गया था? 1991 में। ये भी कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश चलैया समिति ने की थी। तो छोटे व्यापारी जो होते हैं, जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं, उन पे एक लमसम टैक्स लगाने के लिए यानी एक मुश्त आयकर लगाने के लिए एक योजना की सिफारिश चलैया समिति के द्वारा की गई थी। चलैया समिति ने गैर कृषकों की 25,000 रुपये से अधिक की वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की संस्तुति की थी। गैर कृषक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कृषि से सीधे संबंधित नहीं होते हैं। अगर उनकी जो सालाना आय है वो 25,000 रुपये से अधिक है तो उस पर कर लगाने की सिफारिश चलैया समिति ने की थी। नेक्स्ट है केंद्रीय बिक्री कर। एक ऐसा कर है जिसे केंद्र सरकार लगाती है पर जिसकी वसूली राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, और इसकी राजस्व प्राप्ति राज्य सरकार के द्वारा ही ली जाती है। यानी ये इसकी जो वसूली है राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती है। इसकी शुरुआत 1% की अत्यंत ही अल्प दर से 1982 में शुरू किया गया था। यानी कि ये जो केंद्रीय बिक्री कर है ये कब से शुरू किया गया था? 1982 ईस्वी से। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको गुड एंड सर्विस टैक्स भी बोला जाता है और शॉर्ट फॉर्म में जिसको जीएसटी बोल दिया जाता है। 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू की गई। यानी जीएसटी जो है वो कब से इफेक्टिव है, यानी वो कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 से। अब तक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार या दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक ही जीएसटी लगेगा, जो कि सभी वस्तु और सेवा के ऊपर लगेगा। यानी अब तक जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते थे, जो कि कर लगाए जाते थे, वे अलग अलग वसूल किए जाते थे। उनकी जगह सिर्फ अब एक ही टैक्स लगेगा जिसका नाम जीएसटी होगा, और ये जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर की जगह लगाया जाएगा। एक वस्तु के ऊपर जो भी जीएसटी कर की दर होगी
वह पूरे देश में एक ही रहेगी। जो जीएसटी की जो ये दर होगी, जो जीएसटी की जो रेट होगी, वो पूरे देश भर में, पूरे इंडिया में एक ही दर होगी। चाहे आप कोई वस्तु को दिल्ली से खरीदते हो या फिर चेन्नई में जाकर खरीदते हैं या फिर मुंबई में खरीदते हैं, उस वस्तु पर जो जीएसटी लगेगा वो एक समान होगा। 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। यानी जो जीएसटी लागू किया गया वो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। और ये संशोधन कब हुआ था? 8 सितंबर 2016 को। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारा जीएसटी के तहत वस्तु और सेवाओं पर इन दरों पर कर लगेगा 0.25%, 5%, 12%, 18% एवं 28%। ये 5 तरह की दर दी गई है जिनसे जीएसटी की वसूली की जाएगी। अपरिष्कृत रत्नों और रत्नों पत्रों पर 0.25% की विशेष दर से और सोने पर 3% कर लगेगा। अपरिष्कृत क्या होता है? अनप्रोसेस्ड, जो पूर्ण रूप से परिष्कृत नहीं की गई है। तो रत्न पत्रों पर 0.25% की दर से टैक्स वसूल किया जाएगा और सोने पर यानी गोल्ड पर 3% का जीएसटी लगेगा। संविधान में जीएसटी की परिभाषा के अनुसार मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अल्कोहल पर जो टैक्स वसूल किया जाता है वो हर स्टेट में अलग अलग किया जाता है। दूसरी ओर 5 पेट्रोलियम उत्पाद नामत है कच्चा तेल, मोटर, स्प्रिट, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया है और जीएसटी परिषद इन 5 उत्पादों पर जीएसटी लागू करने की तिथि का निर्धारण कर सकती है। ये 5 पेट्रोलियम उत्पाद है जो पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं, जैसे कि कच्चा तेल, मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन ईंधन यानी कि एटीएफ इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है। इसको अभी टेम्परेरी जीएसटी से बाहर रखा गया है और इनको कभी भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। जीएसटी लागू करने के लिए संसद ने इन विधेयकों को पारित किया। यानी जीएसटी लागू करने के लिए ये 4 तरह के जीएसटी लागू किए गए, जिनके लिए 4 विधेयक संसद के अंदर पारित किए गए। तो फर्स्ट है केंद्रीय जीएसटी विधेयक 2017, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स बोल दिया जाता है, जो सेंट्रल यानी केंद्रीय सरकार के द्वारा वसूल की जाती है। उसका विधेयक 2017 में पारित किया गया था। उसी प्रकार से एकीकृत जीएसटी विधेयक, जिसको आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स बोल दिया जाता है, और ये केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है। जीएसटी राज्यों की क्षतिपूर्ति विधेयक 2017, जिसको एसजीएसटी बोला जाता है, और ये जो टैक्स है इस स्टेट के द्वारा वसूल किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी विधेयक 2017, और इस विधेयक के द्वारा यूटीजीएसटी की बात हुई है, जिसको यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है। ये उन वस्तु और सेवा पर लगता है जो कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जिनकी बिक्री की जाती है। तो इस तरह के 4 जीएसटी बिल हैं जिनके द्वारा सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी लागू की गई। आईजीएसटी को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आईजीएसटी क्या होता है? जिस राज्य के द्वारा किसी वस्तु और सेवा का उपभोग किया जाता है उस राज्य के द्वारा वसूल की जाती है। एग्जाम्पल के लिए यदि किसी स्टेट में किसी वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है और वो किसी दूसरे राज्य में उस वस्तु का कंजप्शन होता है, उस वस्तु का यूज किया जाता है, तो उस राज्य के द्वारा आईजीएसटी की वसूली की जाएगी, ना कि उस राज्य के द्वारा जिसके द्वारा उस वस्तु का प्रोडक्शन हुआ। तो आईजीएसटी को गंतव्य जीएसटी भी बोला जाता है, यानी डेस्टिनेशन जीएसटी भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट है जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, यानी जहाँ पर वस्तु और सेवा का उपभोग किया जाता है वहाँ पे जीएसटी की वसूली की जाती है, इसलिए जीएसटी को गंतव्य आधारित कर भी बोला जाता है। इसमें राज्यों के बीच विशेष रूप से विनिर्माण करने वाले राज्यों में आशंका थी कि जीएसटी को लागू करने से उनके राजस्व की हानि होगी। इसलिए संविधान के 101वें संविधान के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए राज्यों की क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। यानी अगले 5 वर्षों तक जो राज्यों को जो भी राजस्व का नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। जीएसटी से मुक्त वस्तुएं, यानी जो वस्तुएं जीएसटी के दायरे में नहीं आती उसमें क्या क्या हुआ हम पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक मधु, दूध, फूल झाड़ू, खुला खाद्य पदार्थ, लस्सी, खुला पनीर, दही, प्रसाद, जगेरी, नमक, गुड़, स्वास्थ्य सेवाएं, काजल, चित्रकला की किताबें, शिक्षा सेवाएं और अंडा। इन वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है, जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने वर्ष 1954 में अपने यहाँ पर जीएसटी लागू किया था। तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश था? फ्रांस। कब लागू किया गया था? 1954 में।
तो नेक्स्ट है छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी के लाभ। जो छोटे करदाता जो होते हैं, जो छोटे व्यापारी जो होते हैं, उनसे जीएसटी को क्या लाभ होगा वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो पहला, सकल वार्षिक टर्नओवर 20 लाख तक होने पर कोई कर नहीं होगा। यानी जिसका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे छोटे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर यानी एक साल के अंदर 20 लाख रुपए तक का कारोबार किया जाता है, तो उन पे किसी भी तरह की जीएसटी लागू नहीं होगी। पूर्वोत्तर, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए छूट की सीमा 10 लाख रुपए है। पूर्वोत्तर, पूर्व के जितने भी राज्य हैं, जिसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिनको बोला जाता है, जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम, जिनको सेवन सिस्टर भी बोला जाता है, उन पर और उनके साथ सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे जो भी ये पहाड़ी राज्य है, इन पे जो छूट की सीमा वो सिर्फ 10 लाख रुपये है, क्योंकि यहाँ पे कारोबार भी बहुत कम किया जाता है। छूट सीमा से नीचे एक कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के लिए स्वैच्छिक कर भुगतान कर सकते हैं। तो ये एक तरह की फैसिलिटी छोटे कारोबारियों को दी गई है, जो अपनी इच्छा से चाहे तो भुगतान कर सकते हैं। यदि कर छूट की सीमा में है तो पंजीयन की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि जो कारोबारी छूट की सीमा के अंदर आते हैं, उनको पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। तो नेक्स्ट हमारा जाता है जीएसटी परिषद। यानी जीएसटी परिषद की संरचना क्या है, जीएसटी परिषद में कौन कौन होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा अध्यक्ष यानी केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच निर्वाचित, यानी उपाध्यक्ष जो है राज्य सरकार के मंत्रियों के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, जो इस परिषद में भाग लेंगे। सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री, कराधान मंत्री इसके सदस्य होंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री यानी कराधान मंत्री इसके सदस्य होंगे। हमारे देश के अंदर 29 राज्य है, तो 29 वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे और 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पांडिचेरी से इसके सदस्य होंगे। तो कुल मिला के जो जीएसटी परिषद के अंदर है 33 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष और एक ही उपाध्यक्ष होता है और 31 इसके सदस्य होते हैं। तो कुल मिला के 33 सदस्यों से जीएसटी परिषद का निर्माण किया गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं गणपूर्ति यानी कोरम। इसकी गणपूर्ति कब की जाएगी, यानी जीएसटी परिषद कब चालू होगी, जब कुल सदस्यों का 50% यानी कुल 33 सदस्यों में से 17 सदस्य प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। तो नेक्स्ट हमारा मान। राज्य का जो मान है वो 2/3 होगा और केंद्र का जो मान है वो 1/3 होगा। यानी राज्यों के जो मंत्री है जो इस परिषद में भाग लेंगे, उनके जो वोटों की जो वैल्यू होगी, वोटों का जो मान होगा वो 2/3 होगा, यानी 2/3 से कैलकुलेट किए जाएंगे। उस हिसाब से अगर राज्य के कम मंत्री उपस्थित होंगे तो उनका मान भी कम होगा। केंद्र का मान 1/3 होगा, यानी केंद्र के वोटों की जो वैल्यू होगी वो 1/3 से काउंट की जाएगी। निर्णय 75% बहुमत से, यानी कि राज्य और केंद्र के मंत्रियों के द्वारा जो वोटिंग की जाएगी उनका जो मान होगा, अगर वो जोड़ के उनकी वैल्यू 75% से ज़्यादा आती है तभी निर्णय को मान्यता मिलेगी। परिषद जीएसटी संबंधी सभी मुद्दों यथाविधि नियम दर आदि पर निर्णय करेगी। यानी जो ये परिषद है वो जीएसटी से संबंधित जितने मुद्दे होंगे, जितने भी नियम होंगे, जो नियम बनाए जाएंगे, उनका निर्णय बहुमत से होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि संवैधानिक संशोधन से यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों और वोटिंग के कम से कम 3/4 वोटों से किया जाएगा। यानी कि जीएसटी परिषद का जो बैठक होगी उसमें जो उपस्थित सदस्य हैं उनकी वोटिंग के कम से कम 3/4 यानी कि 75% वोटों से किया जाएगा। ऐसी बैठक में केंद्र सरकार के वोटों का मान कुल डाले गए वोटों का 1/3 होगा और सभी राज्य सरकारों के वोटों को एक साथ मिलाकर उस बैठक में डाले गए कुल वोटों का 2/3 मान होगा। जैसे कि ऊपर टेबल में बताया गया है वही यहाँ पे बताया गया है कि केंद्र सरकार के वोटों का मान कुल डाले गए वोटों का 1/3 होगा, यानी 33% होगा और सभी राज्य सरकार के द्वारा जो कुल वोट डाले गएंगे उनका जो मान जो निकाला जाएगा वो कुल वोटों का 2/3 यानी कि 66% के लगभग होगा, यानी 66% के लगभग होगा। जीएसटी परिषद के कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों द्वारा बैठक की गणपूर्ति की जाएगी। जैसे कि ऊपर टेबल में बताया गया है वही सब यहाँ पे बताया गया है कि कुल सदस्यों में से जब से कम आधे सदस्य, यानी कुल सदस्य 33 है, उसमें से जब 17 सदस्य बैठक में उपस्थित होंगे तभी बैठक की गणपूर्ति की जाएगी, बैठक की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद निर्णय। जीएसटी परिषद जो स्टार्ट की गई थी उन्होंने सबसे पहले क्या निर्णय लिए थे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जीएसटी छूट के लिए सीमा 20 लाख रुपये होगी और विशेष राज्यों में 10 लाख रुपये होगी। जैसे पहले कवर किया गया है, जीएसटी के दायरे से वही व्यापारी बाहर होंगे या वही कारोबारी लोग बाहर होंगे जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम होगा, और विशेष राज्य जैसे कि पहाड़ी राज्य जो हमने पीछे कवर किए हैं
उनमें यह सीमा 10 लाख रुपए तक की होगी। तो नेक्स्ट है समेकित छूट सीमा 50 लाख रुपए है, जिसमें श्रेणी और कर की दरों की यहाँ पे टेबल बताई गई है। यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसमें लेफ्ट साइड में व्यापारी, निर्माता और रेस्ट्रा की श्रेणी दी गई है, जिनकी कर की दरें होंगी 1%, 2% और 5%। यह मैं बता देता हूँ कि इस श्रेणी में जो भी ये लोग आते हैं, व्यापारी हो, निर्माता और रेस्ट्रा हो, अगर उनका वार्षिक टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है, यानी 20 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का वार्षिक टर्नओवर है, तो उन पे जो जीएसटी की जो दरें होगी वो 1% व्यापारी के लिए होगी, 2% निर्माता के लिए होगी, 5% रेस्ट्रा के लिए होगी, यानी रेस्टोरेंट के लिए होगी। सरकार मौजूदा अक्षेत्र आधारित छूट योजनाओं को प्रतिपूर्ति योजना में बदल सकती है। तो अक्षेत्र के आधार पर जो छूट सीमा यहाँ पे लागू की गई है उसको प्रतिपूर्ति योजना में बदला जा सकता है। ये उस राज्य पे डिपेंड करता है जिस राज्य के अंदर वे अक्षेत्र संबंधित है। तो ये एक प्रकार से रीइंबर्समेंट स्कीम है। तो नेक्स्ट है 4 कर की दरें, यानी इसमें जो जीएसटी की दरें है वो 4 प्रकार की होगी, 5%, 12%, 18% और 28%। कुछ वस्तुएं और सेवा जीएसटी से मुक्त होगी, जैसे कि ऊपर बताया गया है। तो नेक्स्ट है कीमती धातुओं के लिए अलग दरें, यानी कीमती धातु जो होती है जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, डायमंड, जो हमने पीछे कवर किया है, उनके लिए जो जीएसटी की दरें होगी वो अलग होगी। जैसे सोने के ऊपर 3% हमने ऊपर कवर किया था। खास विलासिता वस्तुओं पर 28% की सर्वोच्च दर के ऊपर शेष भी लागू होगा, यानी लग्जरी गुड्स जो होती है, जैसे महंगी महंगी कारें होती है, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, इस तरह की जो वस्तु है उस पर 28% की सबसे हाईएस्ट जीएसटी लागू होगी। तो नेक्स्ट हमारा सभी प्रशासनिक नियंत्रणों के लिए एकल मंच सुनिश्चित करना, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि किस प्रशासन के अंडर में किस तरह के करदाता आएंगे, वो यहाँ पे बताया गया है कि 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले 90% करदाता राज्य कर प्रशासन के अधीन रहेंगे, यानी ऐसे छोटे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, उसमें से 90% जो करदाता है राज्य सरकार के प्रशासन के अधीन रहेंगे। और नेक्स्ट है कि 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले 10% करदाता ही केंद्रीय कर प्रशासन के अधीन आएंगे, यानी ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ है, उनमें से सिर्फ केवल 10% करदाता ही केंद्रीय कर प्रशासन के अधीन रहेंगे। और नेक्स्ट है कि 1.5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं का विभाजन केंद्रीय तथा राज्य के कर प्रशासनों के बीच समान रूप से होगा। और 1.5 करोड़ रुपए से अधिक टर्न वाले जितने भी व्यापारी है या जितने भी करदाता है, उनका जो विभाजन है वो केंद्रीय और राज्य कर के प्रशासनों के बीच में समान रूप से होगा, यानी 50% राज्य सरकार के अधीन होंगे और 50% केंद्रीय सरकार के अधीन होंगे। तो लास्ट हमारा जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष कर है, जिनमें से 8 केंद्रीय, 9 राज्य स्तरीय और 23 केंद्रीय व राज्य उपकर समाहित है। यानी कि पहले जो अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे वह 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में बदल दिए गए हैं, यानी जीएसटी के अंदर में 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर आते हैं। उनमें से 8 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर होते थे और 9 राज्य स्तरीय अप्रत्यक्ष कर होते थे। इसके अलावा उपकर यानी सेस लगाए जाते थे, वे 23 तरह के होते थे जो केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारें वसूल करती थी। और ये जो 17 अप्रत्यक्ष कर है वो उसकी टेबल ऊपर दी गई है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जीएसटी के अंदर जो ये 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है उसमें यहाँ पे टेबल दी गई है, इसमें केंद्र सरकार के लेफ्ट साइड में बताए गए हैं और राज्य सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष कर जो वसूल किए जाते थे वो राइट साइड में बताए गए हैं। तो हम यहाँ पे पहले केंद्र सरकार के देख लेते हैं। जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये केंद्र सरकार के अधीन रहते थे। उत्पाद शुल्क, औषधि और प्रसाधन सामग्रियाँ, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, विशेष महत्व की वस्तुएं, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, कपड़ा और कपड़ा उत्पाद, अतिरिक्त तटकर, विशेष अतिरिक्त तटकर, सेवा कर, केंद्रीय अभिभार और उपकर, जब तक कि वे वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित न हो। ये 8 प्रकार के टैक्स थे जो केंद्र सरकार के अधीन थे। और राज्य सरकार के अधीन टैक्स है राज्य वैट, लग्जरी कार, प्रवेश कर और मनोरंजन कर, तब तक नहीं जब तक कि वह स्थानीय निकायों के द्वारा न वसूला जाए। स्थानीय निकाय जैसे कि म्यूनिसिपालिटी जो होती है, विज्ञापन पर कर, विक्रय कर, लॉटरी, सट्टे और जुए से जुड़े जितने भी कर होते हैं वो राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। राज्य स्तरीय अधिभार और उपकर, जब तक कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो। तो इस तरह से 8 अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के और 9 अप्रत्यक्ष कर राज्य सरकार के थे, जिनको जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जो यहीं पर खत्म होता है, जिसमें हमने टैक्स के बारे में पढ़ा, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं और पहले जो अप्रत्यक्ष कर है उनको जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है और जो जीएसटी है
उसके बारे में हमने पूरा कवर किया है। और साथ के साथ जीएसटी के लिए जीएसटी परिषद जो लागू की गई है उसमें उसके बारे में भी हमने यहाँ पे कवर किया है। तो ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आपको किसी प्रकार कोई डाउट है, किसी प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो कृषि पर आधारित होगा और इसको हम जल्दी शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और साथ के साथ अच्छे तैयारी करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को, ताकि सबके एग्ज़ाम जल्दी से क्लियर हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।